नमस्कार साथियों। आज पुनः फिर आज भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास में अगली कड़ी में उपराष्ट्रपति की बात करेंगे कि उपराष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रावधानों में कहाँ पर है या भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का क्या रोल है इस व्यवस्था में, उसको आज हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम राष्ट्रपति को समझ चुके हैं बढ़िया से, तो उपराष्ट्रपति में बहुत दिक्कत हमको नहीं आने वाला है, क्योंकि राष्ट्रपति के तुलना में उपराष्ट्रपति के पास शक्तियों का बहुत ही ज़्यादा अभाव है। शक्तियाँ नहीं के मात्र नौ मात्र के बराबर हैं, तो हमें यहाँ पर ध्यान रखा जाए। उसी हिसाब से हम जा रहे हैं उपराष्ट्रपति की संकल्पना को समझने, क्या है, कैसे करता है, कैसे निर्वाचित होता है, इन्हीं सब बिंदुओं पर आज हम इसकी चर्चा करेंगे। अब आइए बात करते हैं उपराष्ट्रपति। अब ये क्या होता है, उपराष्ट्रपति क्या कैसे नियुक्त होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 में 63 में उपराष्ट्रपति का जिक्र है। उसमें लिखा है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान अनुच्छेद 63 में दिया गया है, बड़े साफ साफ शब्दों में। अब इसी के अनुच्छेद को बढ़ाते हुए मैं इसके निर्वाचन की प्रक्रिया समझता हूँ। और अनुच्छेद 64 में तुरंत लिखा हुआ है कि यह जो उपराष्ट्रपति होगा, जो ये वाइस प्रेसिडेंट होगा, वो क्या होगा, वो राज्यसभा का पदेन प्रेसिडेंट होगा। पदेन प्रेसिडेंट का मतलब कि पद पर बने रहने के कारण ही वह राज्यसभा का अध्यक्ष कहा जाएगा या होगा। यह अनुच्छेद 64 बड़े साफ साफ शब्दों में कहता है। अब इसके बाद क्या होगा कि एक चीज़ और इसमें समझ, एक और चीज़ देख लेते हैं कि अनुच्छेद 65 जो है, अनुच्छेद 65 में एक बात और है। अनुच्छेद 65 क्या कहता है, अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रपति के नहीं होने पर अर्थात राष्ट्रपति किसी कारणवश वो मृत्यु हो गया हो, उसका त्याग पत्र दे दिया हो, अनुपस्थित रहा हो या बीमार हो, असमर्थ हो उपराष्ट्रपति, तब उसके जगह पर राष्ट्रपति के जगह पर कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेगा। एक चीज़ हमें ध्यान रखना होगा यहाँ पर कि उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, तो राष्ट्रपति को मिलने वाले समस्त पावर का प्रयोग उपराष्ट्रपति उस समय कर सकेगा। यह भी हमारे अनुच्छेद 65 के अंतर्गत ही दिया गया है। और साथ में भी दिया गया है कि अगर जब कोई उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, तो जितनी भी शक्तियाँ, जितनी सुविधाएं, जो वेतन भत्ते, जो भी सुविधाएं राष्ट्रपति को प्राप्त होता है, वो सारे चीज़ें, सारी व्यवस्था उस उपराष्ट्रपति को भी प्राप्त होगा जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। लेकिन जैसे ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, वैसे ही ये राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं रह जाता है। फिर क्या होगा कि राज्यसभा में जो उपाध्यक्ष होता है, जो उपसभापति होता है, वह अध्यक्ष की पावर में आ जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। ये कहीं नहीं कहा गया है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होगा। तो इस चीज़ को भी, इस संकल्पना को भी हमें समझना चाहिए कि कई बार कंफ्यूज हो सकता है कि अगर कहा गया अनुच्छेद में कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, इसका मतलब राज्यसभा का एक जो अध्यक्ष होगा वो उपराष्ट्रपति भी होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये उस कंडीशन में बिल्कुल नहीं होगा कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की भूमिका में काम करता है और राज्यसभा का उपसभापति उसके सभापति के भूमिका में काम करता है, तो यह कंडीशन दोनों से अलग अलग बिल्कुल है। इस बात को हमें समझना चाहिए। अब हम आते हैं, इसके बात करते हैं कि निर्वाचन को लेकर, इसको निर्वाचन को लेकर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। उसे इंटरेस्टिंग तो बहुत मज़ा आया था राष्ट्रपति के निर्वाचन को समझते हुए कि कितना उसमें थोड़ी सी क्लिष्टता थी, थोड़ी सी ऐसी थी कि समझ बनाने की आवश्यकता थी, तभी हम उसको समझ पाए थे। अब हम जब देखेंगे इसको, तो हम इसको इस तरह समझेंगे कि अगर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, किस कंडीशन में कौन कौन इसमें शामिल होंगे, उसको लेकर देखा जाए तो राष्ट्रपति के तुलना में काफ़ी यह आसान अध्याय हो जाता है उसके निर्वाचन संबंधी बातों को समझने के लिए। अब हम बात करते हैं इसको अनुच्छेद 66 जो है, ये पूरा निर्वाचन का जिक्र करता है। इसका
क्या करता है, निर्वाचन का जिक्र करता है। और जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है उसकी जो विधियां हैं वो पूरी संविधान में व्यापक स्तर पर अनुच्छेद 66 के अंतर्गत दिया गया है। अब देखिए निर्वाचन में क्या होगा, सबसे पहला एक निर्वाचक मंडल होगा, एक निर्वाचक मंडल होगा। आपको याद होगा इन सब बातों का जिक्र हम लोग कहाँ किए थे, इसका जिक्र हम लोग किए थे किसमें, राष्ट्रपति के चुनाव में। वहाँ पर भी राष्ट्रपति को चुनने के लिए एक निर्वाचक मंडल होता था, एक निर्वाचक मंडल होता था। और वो निर्वाचक मंडल जो है यहाँ के निर्वाचक मंडल से भिन्न है। याद करिए आप राष्ट्रपति को, अगर राष्ट्रपति का वीडियो अगर आपको याद होगा तो आप उसमें देख पाएंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और क्या था, विधानसभा शामिल थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, और एक चीज़ और हम लोग ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में हमने देखा था कि लोकसभा के निर्वाचित थे, राज्यसभा के निर्वाचित और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही निर्वाचक मंडल के अंतर्गत आते थे। यहाँ थोड़ी सी संकल्पना हमें बदलनी होगी, थोड़ा फैक्ट की तरफ जाना होगा कि जब उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करते हैं तो पहला चीज़ कि लोकसभा और राज्यसभा ही शामिल होगा। यहाँ से विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा के प्रतिनिधि उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। इसको मैं हटा देते हैं ताकि कन्फ्यूजन न पैदा करें। और जो हमने यहाँ निर्वाचन लिखा है ध्यान रखिएगा कि निर्वाचित नहीं बल्कि सभी लोकसभा के सभी, अर्थात कितना हो गए 545, उसमें कितने थे 543 थे, यहाँ पर 545 हो जा रहे हैं, सभी 245, इसका मतलब सभी मेंबर, चाहे वो नॉमिनेटेड हो चाहे नॉमिनेटेड न निर्वाचित हो, सारे मेंबर जो हैं यह लोकसभा और राज्यसभा के उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं, हिस्सा हैं। यह चीज़ें हमें क्लियर होना चाहिए। अब देखिए क्या और क्या लिखा है इसमें कि इसमें बिल्कुल साफ निर्वाचन की पद्धति का जिक्र किया है। पद्धति, वही पद्धति याद करिए जो हम लोग पहले याद कर रखे, पहले हम लोग कर चुके थे। क्या था, एकल संक्रमणीय पद्धति। और साथ में इतना नहीं है, 3 शब्द में है, आनुपातिक, प्रोपोर्शनल। दूसरा क्या है, गुप्त मतदान, सबसे इंपॉर्टेंट गुप्त, इसको भूलिएगा नहीं, गुप्त मतदान प्रणाली से होगा। क्या होगा, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति से उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। हमें यह ध्यान रखना होगा, सेम ही फार्मूला, यही जो सेम जो हम जो लिखे यहाँ पर, यही कहाँ फॉलो हो रहा था, राष्ट्रपति में फॉलो हो रहा था। एक चीज़ और हमें समझना होगा यहाँ पर कि एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान पद्धति पूरे भारत में 3 जगह इसका पालन होता है, इस सिद्धांत का यूज किया जाता है। और वह 3 जगह क्या है, एक राष्ट्रपति हमने पढ़ लिया है, दूसरा उपराष्ट्रपति हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे, और तीसरा राज्यसभा के सदस्यों को चुनने के लिए, यानी राज्यसभा के मेंबर के लिए भी यह एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतदान पद्धति का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो फैक्ट यहाँ पर है वो यह है कि जैसे ही हम इसको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, वहाँ कहते हैं एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतदान, गुप्त मतदान पद्धति का प्रयोग होता है, और उपराष्ट्रपति में भी। लेकिन जैसे ही हम राज्यसभा की बात करते हैं वहाँ पर ये गुप्त शब्द हट जाता है। संविधान गुप्त की बात नहीं करता है, वो कहता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान मत पद्धति के तहत ही इनका चुनाव किया जाएगा। अर्थात गुप्त का ऑप्शन जो है वो कहाँ पर है, राज्यसभा में नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर कि मान लीजिए क्वेश्चन पूछ ले कि एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति का प्रयोग निम्न में से किसमें नहीं होता है। ऑप्शन दे दे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा। तो आपको याद समझना चाहिए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में तो होता ही होता है, गुप्त मतदान प्रणाली कहाँ नहीं है, सिर्फ राज्यसभा में। तो ध्यान रखना होगा कि ये गुप्त शब्द भी आपके एक प्रश्न, अच्छा प्रश्न बनाने की क्षमता रखता है, तो इस पर हमें ध्यान देना होगा।
थोड़ा समझिए कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति होता क्या है। खैर इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर रखा है पहले से, फिर भी हल्का सा मैं यहाँ पे ब्रीफ करते हुए चल रहा हूँ। एकल संक्रमणीय मत पद्धति का मतलब हुआ कि आप किसी भी उम्मीदवार को, सभी उम्मीदवार को आप वोट वरीयता के क्रम से देंगे। क्यों? क्योंकि जब कोई उम्मीदवार नहीं जीतेगा तो क्योंकि इसमें जीतने की कंडीशन क्या होती है, आनुपातिक, एक प्रोपोर्शन में वोट मिलेगा, वही व्यक्ति चुनाव जीतेगा। हमने उसी समय पिछले कई वीडियो में मैं इसका जिक्र किया कि भारत में चुनाव पद्धति दो तरीके से अपनाई जाती है। एक होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, अर्थात जो आगे है वो विजेता है, अग्रहण वाला जो आदमी वो विजेता है, और दूसरा है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ताकि इसमें आनुपातिक का मतलब हुआ कि जो एक कोटा प्राप्त करता है वो जीतता है, कोटे के नीचे कोई आदमी इसमें विजयी नहीं हो सकता है। पहले वाले में जो सबसे ज़्यादा पाएगा वो विजेता हो जाएगा। तो भारत में विधानसभाओं में, लोकसभाओं में, मैंने क्या हुआ, भारत में अगर देखा जाए तो विधानसभा, लोकसभा, पंचायत, ठीक है, और ये तीन जगह फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का ही प्रयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ ये नहीं किया जाता है? राष्ट्रपति में, उपराष्ट्रपति में और राज्यसभा के मेंबर्स के चुनाव में इन उसका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त ऑब्लिक गुप्त नहीं मतदान पद्धति का प्रयोग किया जाता है। गुप्त राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में प्रयोग किया जाता है। गुप्त नहीं जब होता है तो वो राज्यसभा के मेंबर के लिए प्रयोग किया जाता है। जब राज्यसभा पढ़ाऊँगा, राज्यसभा की जब बात करूँगा तो गुप्त की कहानी बड़ी खतरनाक है। मूल संविधान में राज्यसभा का चुनाव भी गुप्त मतदान प्रणाली से हुआ करता था, लेकिन क्या मज़ा आया, कुछ खेल ऐसे बिगड़े, उस खेल के कारण इस गुप्त शब्द को हटा दिया गया संविधान संशोधन के माध्यम से। जब राज्यसभा का जिक्र करूंगा तो निश्चित रूप से इस पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगा, ताकि आप समझेंगे कि गुप्त ऐसे नहीं आया, हटा यहाँ से। गुप्त के पीछे बड़ा गुप्त खेल हुआ था, उस खेल के कारण ये गुप्त शब्द हटाना पड़ा था राज्यसभा के चुनाव के लिए। तो यह हमें यहाँ ध्यान रखना होगा। निर्वाचक मंडल क्या हो गया? लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर, ठीक है। निर्वाचन कैसे होगा? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसमें बात करते हैं कि इसकी योग्यताएं क्या होंगी, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जाएगा, उपराष्ट्रपति कौन व्यक्ति बनेगा, इसकी योग्यताओं की बात कर लेते हैं। इसका मतलब हमने क्या देखा, अनुच्छेद 63 में देखा कि भारत के संविधान एक उपराष्ट्रपति का जिक्र करता है। अनुच्छेद 64 में साफ कहता है कि वो जो उपराष्ट्रपति बनेगा वह क्या करेगा, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, पदेन अध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रपति के नहीं होने पर या राष्ट्रपति के किसी कारणवश पद पर न बने रहने के कारण, चाहे वो मृत्यु को प्राप्त कर चुके हों, त्याग पत्र दे दिए हों, अनुपस्थित हों, बीमार हों, असमर्थ हों, तो इस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन करेगा, राष्ट्रपति के भूमिका में काम करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर एक बात और कि भारत में अभी तक सिर्फ 3 लोग उपराष्ट्रपति ऐसे रहे हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं। ऐसे 3 लोग ऐसे रहे हैं कि जो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके हैं। एक बीबी गिरी, दूसरा एक बीबी गिरी थे, और उसके बाद में आप याद करें तो बीबी गिरी के अलावा बीडी जत्ती साहब थे और मोहम्मद हिदायतुल्लाह। 3 ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका में भी काम कर चुके हैं। ये भी हमें फैक्ट के रूप में ध्यान रखना होगा। अब मैं बात करता हूँ कि उपराष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होती है। हम लोग रटाए हैं कुछ चीज़ों को लेकर, जैसे कि पहले जैसे हम किसी भी भारत में निर्वाचन पद्धति की जब बात करते हैं, उसकी योग्यता की बात करते हैं, तो सबसे पहला बात आता जिक्र करते हैं कि वो भारत का नागरिक हो। आज थोड़ा सा भारत के नागरिक पे हम चर्चा कर लेते हैं। पहला क्या हो कि भारत का नागरिक हो। बार बार हम ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं कि भारत का नागरिक हो? सिटीजन ऑफ इंडिया होने का कारण क्या है? हम क्यों ऐसा प्रश्न उठाते हैं बार बार हर चीज़ में कि भारत का नागरिक हो? अगर हम ध्यान रखें या हमें ध्यान हो तो आप देखेंगे कि भारत में बहुत से ऐसे पद हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के पद हो या अन्य किस तरह के पद हैं,
बहुत से पद हैं, आप मौलिक अधिकार जब पढ़े देखिए आपके बहुत से मौलिक अधिकार जो इंडियन होने के अलावा लोगों को भी, फॉरेनर को भी प्राप्त था, देखे होंगे। तो विदेशी मतलब कि भारतीय और गैर भारतीय, दो कंडीशन हमने देखा था। भारत का नागरिक का आशय यह है कि बहुत से ऐसे पद हैं जहाँ पर भारत के नागरिक के साथ साथ अन्य देश के नागरिक, जैसे नेपाल, भूटान, बर्मा, ऐसे देशों के नागरिक भी उस पर फॉर्म भर के अप्लाई करते हैं और हो जाने, सिलेक्शन होने के बाद पूरी उसी तरह काम करते हैं, उन्हीं सुविधाओं का फ़ायदा वो लेते हैं जो एक भारतीय नागरिक होने के कारण मिलता है। तो यहाँ पर हम इसलिए कह रहे हैं कि ये चूँकि पद जो है हमारे, ये बहुत बड़े पद हैं और जितने भी संवैधानिक संस्थाएँ हैं, जितने भी निर्वाचन के बोर्ड्स हैं, जो प्रतिनिधियों की स्थिति है, यहाँ पर जब बात करते हैं तो भारत का नागरिक होने का जिक्र हम जरूर करते हैं। तो यहाँ भारत का नागरिक की संकल्पना को आप समझे रहिएगा। मैंने राष्ट्रपति के चुनाव में इसका जिक्र किया था कि राष्ट्रपति वाले भाग में कि भारत का नागरिक का मतलब राष्ट्रपति वही बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, कैसे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वो रजिस्ट्रीकरण के द्वारा हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन के द्वारा हो, चाहे जन्म से हो, चाहे वंशानुगत हो, किसी भी माध्यम से अगर वो भारत का नागरिक है तो वो नागरिक माना जाएगा। और मैंने उस पर कहा था कि अमेरिका में बिल्कुल नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कि वो अमेरिका का नागरिक तो हो ही हो, साथ में वह उसी अमेरिका में वो पैदा हुआ हो, उस मूल वंश के हिसाब से वो अमेरिकन हो, तब वो चुनाव लड़ सकता है। भारत में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी भी देश का व्यक्ति भारत का नागरिकता स्वीकार करके भारत में राष्ट्रपति बन सकता है, उपराष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, अर्थात भारत के उच्च से उच्च संवैधानिक पदों पर वह बैठ सकता है। ये भी हमें ध्यान रखना होगा। पहला हुआ कि भारत का नागरिक हो। दूसरा चीज़ है कि उसकी उम्र 35 वर्ष से कम ना हो। आप देखे होंगे कि भारत में एक बड़ी अच्छी बात है कि मिनिमम उम्र का जिक्र है, मैक्सिमम उम्र का बिल्कुल जिक्र नहीं है, कि ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि संविधान के किसी उपबंध में नहीं शामिल है कि इतने उम्र तक आपको, सरकारी कर्मचारी की एक उम्र निर्धारित होती है, वो माना जाता है कि शायद वो उसकी जो एफिशिएंसी है काम करने की वो 60 साल 62 साल में समाप्त हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ राजनेताओं की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है इनकी वर्क की एफिशिएंसी बढ़ती जाती है, ये माना जाता है। कितनी है वो तो समय के साथ आप और हम समझ सकते हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि संविधान उनको पूरी छूट देता है। कब्र में पैर लटका हो 95 साल पर फिर भी वो राष्ट्रपति बन सकता है, चुनाव लड़ सकता है, उपराष्ट्रपति बन सकता है, बशर्ते इन शर्तों को पूरा करता हो। ठीक है, पहला चीज़ हो गया भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी उम्र 35 वर्ष से कम ना हो। तीसरा चीज़ है कि वह राज्यसभा के लिए, वो राज्यसभा के उम्मीदवार, राज्यसभा में एक मेंबर के उम्मीदवारी का पूरा जो लेखा जोखा, जो उसमें शर्तें जो होती हैं वो पूरा करता हो। इसका मतलब राज्यसभा का मेंबर बनने लायक हो, उसकी उम्र 35 वर्ष से कम ना हो। राज्यसभा में भी 35 वर्ष की उम्र निर्धारण किया गया है, तो उम्र न कम हो। पहला चीज़ भारत का नागरिक हो। 3 कंडीशन। चौथा कंडीशन ये है कि वो किसी लाभ के पद पर काम न कर रहा हो। ध्यान रखिएगा कि लाभ के पद पर मनमोहन सिंह सरकार के समय, जब हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद साहब थे, उस समय इस पर विवाद हुआ था और बहुत से पदों को लाभ के पद से हटा दिया गया था, जिसमें अगर भारत के सरकार में कोई मंत्री हो वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। अगर वो राष्ट्रपति है वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा, दोबारा चुनाव लड़ सकता है। अगर वो उपराष्ट्रपति है तो वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा, वो चुनाव लड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 4 कंडीशन ऐसे हैं। एक तो लाभ का पद, राज्यसभा का मेंबर बनने की योग्यता, भारत का नागरिक और 35 वर्ष की कम से कम उम्र। ये 4 ऐसी चीज कंडीशन हो तो व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकता है। ठीक है, यह सामान्य बात है। अभी मैंने आपसे कहा कि इसका जो निर्वाचक मंडल बनता है किससे, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों को मिलाकर बनता है। अब जब यह चुनाव लड़ने जाता है तो ध्यान रखिएगा कि इसको 20 लोग जो होते हैं वो प्रस्तावक होते हैं और 20 लोग ऐसे होते हैं जो अनुमोदक होते हैं। इसका मतलब 40 लोग इनको ऐसे चाहिए। कौन चाहिए 40 लोग? जो लोकसभा और राज्यसभा में 40 ऐसे मेंबर हो जो इसके फेवर में खड़े हों। 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक, सेम नाम रिपीट नहीं हो सकता। जो
प्रस्तावक होगा वो अनुमोदक नहीं हो सकता है। और ये भी हमें ध्यान रखना होगा, एक ही व्यक्ति दो उम्मीदवारों में अनुमोदक या प्रस्तावक नहीं बन सकता है, बल्कि एक ही कैंडिडेट के साथ वो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक ही रहते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम कहें इसको कि क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुमोदकों में अंतर है, या राष्ट्रपति का अनुमोदक उपराष्ट्रपति का अनुमोदक या प्रस्तावक बन सकता है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ध्यान रखिएगा वहाँ पर मैंने क्या कहा था, वहाँ पर कौन कौन शामिल होता है, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पर कौन है, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर विधानसभा हट गई है, तो लोकसभा और राज्यसभा केवल है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के लोग भी प्रस्तावक और अनुमोदक बन सकते थे। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर 50 प्रस्तावक था और 50 अनुमोदक था। यहाँ पर 20 प्रस्तावक है और 20 अनुमोदक हैं। ये हमें भी फैक्ट के रूप में ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं इसमें कि इसके हमने निर्वाचन देख लिया, इसका हमने योग्यताएं देख लिया कि योग्यता क्या क्या होना चाहिए। अब इसमें अगर एक बात और देखते हैं कि अगर निर्वाचन के साथ कभी कोई समस्या आती है इसके पद को लेकर, अगर मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति को चुन लिया गया और यह लोगों ने अपोज किया कि नहीं भाई ये तो बड़ा गलत हुआ है, ये सही नहीं इसका चुनाव हुआ, इसके लिए क्या किया जाए, तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी जब भी इसके निर्वाचन से संबंधित कोई भी दिक्कत आएगी, मतलब कोई भी विवाद होगा निर्वाचन से संबंधित, इसके उम्मीदवारी को लेकर कोई विवाद होगा, तो उस जो विवाद होगा वो विवाद सीधे सुप्रीम कोर्ट के अलावा दूसरा कोई नहीं सुनेगा। ध्यान रखिएगा यही हालत बिल्कुल सेम कहाँ पे था, राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 71 क्या कहता है, कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी तरीके का विवाद किसी अन्य न्यायालय के अधीन नहीं आएगा, बल्कि सीधे सीधे सर्वोच्च न्यायालय के अधीन आएगा। एक चीज़ और ये भी होगी, दूसरा चीज़ है कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, चुनाव कराता कौन है, ध्यान रखिएगा चुनाव कौन करवाता है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग ही इसके चुनाव को कंडक्ट करता है। और एक चीज़ अच्छी बात इससे फैक्ट क्या है कि इसके चुनाव का पीठासीन अधिकारी कौन होता है, तो राज्यसभा और लोकसभा में एक महासचिव पद होता है, और ये महासचिव जब होते हैं ये अल्टरनेट राष्ट्रपति के चुनाव में अगर लोकसभा का महासचिव है तो क्या होगा, वो अगली बार उपराष्ट्रपति के चुनाव में महासचिव होगा, लगातार नहीं होगा, अल्टरनेट होगा। अगर राज्यसभा का महासचिव राष्ट्रपति के चुनाव में पीठासीन अधिकारी रहा है तो वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं होगा, बल्कि अगर ये फिर राष्ट्रपति के चुनाव में रिपीट नहीं करेगा, बल्कि अगली बार उपराष्ट्रपति के चुनाव में ही महासचिव पीठासीन अधिकारी की भूमिका में होगा। ये भी फैक्ट हमें ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं इसके पदावधि की, कितने समय तक, संविधान क्या कहता है, संविधान क्या मौन है या संविधान इस पर कोई बात करता है। तो ध्यान रखिएगा संविधान बहुत साफ कहता है कि इसकी जो समयावधि है वो क्या है, वो 5 वर्ष है। 5 वर्ष निश्चित रूप से एक कार्यकाल है इसका कि 5 वर्ष तक इसको अपने आप बीच में कुछ कारण छोड़ के इसको हटाया नहीं जा सकता है। उपराष्ट्रपति इतना आसान भी नहीं इसको हटाना, एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को भी हम समझते हैं कि क्या है इसमें। अगर 5 वर्ष में इसी इसको कहते हैं अनुच्छेद 67 में दिया गया है, अनुच्छेद 67 में इसके पदावधि की बात की गई है। इसी में 67 के अंतर्गत ही बात कही गई है कि राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए उसके संबोधन से अपना त्याग पत्र दे सकता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ यह कि यह त्याग पत्र भी दे सकता है या जब राष्ट्रपति अपने काम पर नहीं, अब राष्ट्रपति में अभी आपको बताया कि जो अनुच्छेद आपको मैंने कहा कि अनुच्छेद 65 में मैं जिक्र किया था कि राष्ट्रपति अगर असमर्थ है, राष्ट्रपति अगर मृत्यु प्राप्त कर चुका है, त्याग पत्र दिया हो, बीमार हो, कहीं बाहर गया हो, उस कंडीशन में क्या होता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। उस समय भी यह समयावधि वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है या उसका पद खाली हो सकता है। दूसरा चीज़ संकल्प के द्वारा, इसमें एक चीज़ और है, किसके द्वारा, संसद के संकल्प द्वारा इसको हटाया जाएगा। प्रस्ताव, संकल्प द्वारा अगर कोई प्रस्ताव है और उसका अगर अनुमोदन हो जाता है,
दोनों सदनों के द्वारा तो उसको हटाया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमें समझना होगा कि अगर आपको याद हो कि राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति को जब महाभियोग लगा रहे थे हम लोग, तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में देखा हमने कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लोकसभा या राज्यसभा हो, अब इस दोनों में किसी भी सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव लाया जा सकता था, संकल्प लाया जा सकता था उसके महाभियोग का। लेकिन राज्यसभा उपराष्ट्रपति के कंडीशन में बिल्कुल साफ साफ है कि पहल कौन करेगा, राज्यसभा करेगा। राज्यसभा से ही इसको हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, तब जाके लोकसभा में जाएगी। अर्थात यहाँ पर लोकसभा को पावर नहीं है उपराष्ट्रपति के खिलाफ किसी भी तरीके से संकल्प हटाने के लिए, संकल्प लाने की कोई बात संविधान इनको अधिकार नहीं देता, बल्कि राज्यसभा को ही ये अधिकार प्राप्त है। यह संकल्पना के स्तर पर हमें देखना चाहिए। दूसरा चीज़ इसमें यह कि अगर मान लीजिए कि राज्यसभा संकल्प लाए तो क्या मेजोरिटी होगी, किस तरह इसको हम लोग हटाएंगे, ये हमें ध्यान रखना होगा। एक चीज़ के पहले समझ लें कि मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो कितने समय के अंतराल पर चुनाव हो जाना चाहिए। क्या संविधान कुछ स्पष्ट बात करता है? बिल्कुल नहीं करता है। संविधान ने कहीं भी किसी समय सीमा के कारण नहीं किया है, बल्कि वो कहा है कि जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो रिक्ति के दशा में निर्वाचन होगा, और निर्वाचन के लिए यथाशीघ्र शब्द यूज किया है। क्या करना है, देखिए ध्यान रखिए, समय में क्या है, वो कहा है यथाशीघ्र, कि यह समय नहीं है कि 5 महीना 6 महीना, बिल्कुल नहीं। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में क्या था, 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति चुन लिया जाना चाहिए। यहाँ पर क्या है, यथाशीघ्र, कोई सीमा नहीं है, 1 महीने में कर लीजिए, 2 महीने में कर लीजिए, कंडीशन के हिसाब से आप चुन लीजिए। लेकिन क्योंकि यह राष्ट्रपति की तरफ बहुत दिक्कत भी नहीं है, यहाँ पर सबसे बड़ा आसान तरीके से चुना जा सकता है। और एक चीज़ भी है कि मान लीजिए हमने फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम में देखा था कि जब कोई हमारा विधायक चुना जाता है और विधायक का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, कोई सांसद चुना जाता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, कोई ग्राम प्रधान चुना जाता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और अगर इस 5 वर्ष के दौरान उसको मृत्यु प्राप्त हो जाती है या वो त्यागपत्र दे देता है, किसी कारणवश से उसका पद खाली हो जाता है, तो जब उस पर चुनाव होता है, दोबारा चुनाव होता है, तो वह क्या होता है, उपचुनाव कहा जाता है उसको। उस चुनाव में उतने ही समय के लिए चुना जाता है जिस समय के लिए उस विधायक की या उस सांसद की या उस ग्राम प्रधान का कार्यकाल बचा होता है। ये हमें ध्यान रखना होगा। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि वो फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम में क्या था, जो आगे था वो जीता था। यहाँ पर सीधे सीधे क्लियर करता है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से जीता हुआ उम्मीदवार है, इसके लिए कि जब ये चुनाव होगा, जब ये जीतेंगे तो उस दिन से 5 वर्ष का कार्यकाल इनका निर्धारित हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर 2.5 साल में उपराष्ट्रपति महोदय की मृत्यु हो जाती है तो अगला 2.5 साल के कार्यकाल के चुना जाएगा, बिल्कुल नहीं। जब चुना जाएगा नया उपराष्ट्रपति तो पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल, निर्धारित जो कार्यकाल है उसको पूरा करेगा। ये भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा। दूसरा चीज़ है कि एक हो गया संकल्प, जब संसद संकल्प लाया, क्या किया, राज्यसभा ने संकल्प प्रस्ताव पारित कर दिया। लेकिन संकल्प प्रस्ताव पारित करने से पहले लगभग 14 दिन पूर्व यह उपराष्ट्रपति के संज्ञान में होना चाहिए, उनको लिखित रूप से सूचित किया जाना चाहिए ताकि वह अपना पक्ष रख सके। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में जब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा रहे थे, संविधान सीधे सीधे उस पर आधार की चर्चा करता है, आधार बताता है कि अगर ये संविधान का अतिक्रमण करते हैं तब उनको हटाया जा सकता है। यहाँ पर किसी भी तरह का आधार नहीं है, किसी भी कारण से हटाई भी नहीं लिखा है। ना तो संविधान का अतिक्रमण की बात करता है, ना तो असमर्थता की बात करता है, ना तो कदाचार की बात करता है। अर्थात पूरा फील्ड खाली है। क्या करना है, सिंपल से कोई भी इनके ऊपर आरोप लगाया जा सकता है, लगा के इनके ऊपर संकल्प प्रस्ताव के माध्यम से उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में, उनकी प्रक्रिया में, उनके पावर्स में, उनके निर्वाचन की विधि में तो समानता है, लेकिन जो इनका निर्वाचन की जो क्लिष्टता है उन सब में बहुत अंतर है। यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब आगे देखिए, जब संसद से प्रस्ताव लोग राज्यसभा पारित करता है तो राज्यसभा में कितना बहुमत होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, कितना बहुमत होना चाहिए। तो बहुमत की जो बात करता है, कोई ऐसा बहुमत नहीं है
कि बहुत फुल मेजोरिटी, उसमें साफ लिखा है कि तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से। तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत क्या हुआ कि मान लीजिए कि राज्यसभा में जिस दिन इनके खिलाफ संकल्प पारित किया गया, टोटल मेंबर 245 है और उस दिन सिर्फ 200 लोग ही हाजिर हुए मान लीजिए, और उसी दिन संकल्प प्रस्ताव पारित किया जा रहा है। अब 200 तत्कालीन हैं उस समय, अब हमें 245 से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 200 से मतलब है। अब इस 200 का सामान्य बहुमत, इस 200 के बहुमत से मतलब क्या हुआ, अगर 101 लोग चाह लिए तो यह राज्यसभा क्या करेगी, संसद के राज्यसभा के द्वारा उपराष्ट्रपति के खिलाफ जो संकल्प पारित किया गया है वो पारित समझा जाएगा। बिल्कुल साफ, कोई भी फुल मेजोरिटी की बात नहीं है, कोई भी स्पेशल मेजोरिटी की बात नहीं है, सिंपल मेजोरिटी की बात करता है। और वो भी नहीं कहता कि कुल सदस्य संख्या का, कहीं नहीं जिक्र, राष्ट्रपति के समय हमने देखा था कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस 2/3 बहुमत उपस्थित होने वालों का, कई तरीके की बातें थी। यहाँ बड़े आसानी से उपराष्ट्रपति महोदय की विदाई किया जा सकता है। अगर विदाई में इंटरेस्ट है लोकसभा और राज्यसभा तो बड़े आराम से उपराष्ट्रपति की विदाई तय हो सकती है। राष्ट्रपति में इतना आसानी से उसकी विदाई तय नहीं हो सकती थी, ये भी देखना होगा हमें। अब देखिए कि राज्यसभा ने क्या किया, 101 से भेज दिया। अब कहाँ गया, ये गया लोकसभा में। लोकसभा में वही स्थिति है, तत्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत से, सहमति से, वहाँ बहुमत नहीं लिखा, सहमति से। मान लीजिए कि लोकसभा में 545 मेंबर्स टोटल हैं, 545 मेंबर टोटल हैं, और 545 में 55 ऐसा कंडीशन होता है कि 1/10 कोरम होता है, और उस दिन केवल 100 ही मेंबर आए हों, 100 ही मेंबर आए हों, और यह संकल्प पारित राज्यसभा से वहाँ चला गया। और 100 लोगों में क्या होगा, सिर्फ 51 लोग सहमत हो गए, सामान्य बहुमत से सहमत हो गए, तो उपराष्ट्रपति महोदय की विदाई तय है। उसमें किसी भी प्रकार से इनको रोकने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। बहुत आसान के तरीके से इनका चुनाव होता है, उतने ही आसान तरीके से इनकी विदाई भी होती है। यह भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा। अब आपने क्या क्या देख लिया, उपराष्ट्रपति का चुनाव देखा, निर्वाचन देखा, उपराष्ट्रपति की योग्यताएं देखी, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करते हैं उससे हमने देखा। फिर हमने देखा कि अनुच्छेद 64 के अंतर्गत ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा की कार्रवाइयों में अग्रणी भूमिका इनकी होती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि ये राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। अभी तक हमने देखा कि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का मेंबर होता है, लेकिन ये उपराष्ट्रपति जब राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं तो ये राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं, ये बहुत ध्यान रखना होगा। लेकिन एक और अच्छी बात इसमें देखिए, मेंबर न होने के बाद भी राज्यसभा में किसी बिल पर चर्चा होते समय अगर पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर मत प्राप्त करते हैं तो इस उपराष्ट्रपति को यह शक्ति है कि यह निर्णायक मत दे सके। निर्णायक मत देने की शक्ति उपराष्ट्रपति की राष्ट्रपति के पास है, और वो भी बिना उस सदन के सदस्य होते हुए भी यह निर्णायक मत देने की क्षमता रखता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक फैक्ट है, एक एनालिसिस के हिसाब से इसको समझिएगा, ताकि कई बार अगर प्रश्न अगर कथन और कारक में पूछ दिया कि संसद के दोनों सदनों में या लोकसभा में जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का मेंबर होने के साथ में ही वो निर्णायक मत देता है, लेकिन क्या ऐसी कंडीशन है, तो आप देखिएगा कि राज्यसभा में कंडीशन है कि राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का सभापति जो होता है वह राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, लेकिन निर्णायक मत देने की पूरा शक्ति रखता है, पावर रखता है। ये भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा, जो लोकसभा के अध्यक्ष से बिल्कुल अलग है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसमें अनुच्छेद 69 की। 69 का मतलब 69 की बात करें, 69 में क्या है, उसमें शपथ की बात करता है, शपथ ग्रहण। अब जानते हैं कि भारत में संवैधानिक पदों पर जब भी कोई जाता है तो शपथ लेता है। आप देखिएगा शपथ में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि जब राष्ट्रपति शपथ ले रहा था, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ऐसे पद हैं कि जिनके शपथ, सारे लोगों के जो शपथ की प्रक्रिया है वो अनुसूची 3 में दिया गया है, लेकिन इन लोगों के शपथ की प्रक्रिया सीधे अनुच्छेदों में दी गई है, राष्ट्रपति की और उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 69 के अंतर्गत दिया गया है, और जो राष्ट्रपति शपथ लेता था वो संविधान की रक्षा की शपथ लेता था, और यह संविधान के सत्य निष्ठा की शपथ लेते हैं।
ध्यान रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट थोड़ा समझने क्या है कि राष्ट्रपति जब शपथ लेता है तो संविधान के रक्षा की शपथ लेता है, और जब उपराष्ट्रपति शपथ लेता है संविधान की सत्य निष्ठा की शपथ लेता है। यह भी हमें कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जाने चाहिए, लेकिन अगर पूछ लेता है तो आपकी संकल्पना के स्तर पर क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन छोटे छोटे बिंदुओं पर लंबा लंबा लेक्चर हम लोग दे रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ताकि एक एक पॉइंट्स को हम लोग कवर कर पाएँ। किसी पॉइंट्स को छोड़ करना चाहिए नहीं चल रहे हैं, ताकि कभी प्रश्न आए तो आपके मन में संशय बिल्कुल न रहे कि हम ये प्रश्न अगर पढ़ लिए होते तो हम कर ले जाते। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। आप देखिए कि मैंने कहा कि अनुच्छेद 69 में क्या दिया, शपथ की बात किया। अभी हमने 70 का जिक्र किया था। 70 में क्या था कि संसद समय समय पर, अनुच्छेद अगर 70 की बात करें 70 की, तो इसमें क्या है, संसद समय समय पर क्या कर सकती है कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन संबंधित अधिकारों को लेकर संसद कानून बना सकती है। क्या कर सकती है, राष्ट्रपति के कुछ कर्तव्यों को निर्वहन करने की शक्ति उपराष्ट्रपति को सौंप सकती है। अनुच्छेद 70 के तहत संसद कानून बनाकर, ये भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा। सबसे अंतिम इसके अनुच्छेद जो है इसमें 71, जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ एक बार, कि किसी भी स्थिति में अगर अनुच्छेद 71 में अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद होता है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत आता है, तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट हैंडल करता है और सुप्रीम कोर्ट उसकी वैधता की जांच करता है। मान लीजिए कि आज राष्ट्रपति कोई चुन लिया गया, उपराष्ट्रपति कोई चुन लिया गया हो, उपराष्ट्रपति अपने पद पर यानी पदेन सभापति होते हुए जिन जिन कर्तव्यों का निर्वहन किए हों, 2 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट इनके निर्वाचन को अवैध घोषित करती है, तो यह निर्वाचन अवैध घोषित होने का आशय यह उपराष्ट्रपति नहीं बने रहेंगे, लेकिन जो 2 महीने के अंतराल जो उन्होंने काम किया होगा, जो विधिवत काम किया होगा, विधि के अंतर्गत काम किया होगा, वो सारे मान्य होंगे, उन काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कौन कहता है, ये अनुच्छेद 71 के तहत ही संविधान के अनुच्छेदों में जिक्र है इसका पूरी तरह। अगर हम इसको देखें कि उपराष्ट्रपति इसलिए इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ कि यह सबसे पहला चीज़ कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति के नहीं रहने पर इसके दायित्व बढ़ जाते हैं। राष्ट्रपति के रहते समय उपराष्ट्रपति की कोई वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होती है राज्यसभा को चलाने के लिए, लेकिन जब राष्ट्रपति नहीं होता है तो उपराष्ट्रपति सीधे राष्ट्रपति के फुल पावर में काम करता है। इनके वेतन, अच्छा एक चीज़ और है, कहीं भी यह जिक्र नहीं है कि उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति को वेतन नहीं मिलता है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होने के नाते वेतन मिलता है, वह वेतन इसको प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के काम में काम करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात काम करता है, तो इसको राष्ट्रपति की सारी उन्मुक्तियाँ मिल जाती हैं, राष्ट्रपति के सारे संसाधन मिल जाते हैं, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते प्राप्त होने लगते हैं। तो उपराष्ट्रपति के वेतन के नाम पर उपराष्ट्रपति का कई संविधान में जिक्र नहीं है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। समय समय पर इनको वेतन भत्ते संसद निर्धारित करती रहती है। अब जैसे कि अगर आज के समय में देखा जाए तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए है। तो ये सब फैक्ट में बहुत कम पूछता है, छोटे छोटे एग्जाम में ऐसे चीज़ों का जिक्र किया जा सकता है या कर सकता है। इसलिए मैं जो भी वीडियो हम लोग की है आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि बिल्कुल समय से पहले हम आपकी पहुंच में रहें, आप हमारे पहुंच में रहें, ताकि हम अगर कुछ नई संकल्पना के साथ आपके साथ आ रहे हैं तो आप सबसे पहले जानें कि वो संकल्पना क्या है। बने रहिए हमारे साथ पहल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रधानमंत्री के साथ बात करेंगे। प्रधानमंत्री हमारे केंद्रीय सरकार का केंद्रीय बिंदु है, उसको लेकर क्या क्या चीज़ें हैं, राष्ट्रपति की शक्तियों का जो हम लोग जिक्र किए हैं पिछले 10 वीडियो में, उन शक्तियों का वास्तविक रूप से उपयोग कौन करता है, तो आप देखेंगे कि अगर हम उसका जिक्र करें कि प्रधानमंत्री ही करता है। अब उस सारी प्रक्रिया को लेकर अगले वीडियो में हम आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। आप वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए, कमेंट जरूर करिए, ताकि कभी भविष्य में किसी भी चीज़ की कमी हो तो उसको हम लोग पूरा कर सकें, हमारी टीम उस पर काम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।